वेलकम बैक टू पेपर हैकर। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब तक, बीएससी आपका थर्ड ईयर है। ठीक है, बीएससी आपका थर्ड ईयर है और सेमेस्टर आपका फिफ्थ है। ठीक है, और पेपर आपका कौन सा हो जाएगा? पेपर आपका वन है। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ और पेपर आपका वन। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जूलॉजी। जूलॉजी के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एक हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया है कल। ठीक है, आज के वीडियो हम सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो फिफ्थ फर्स्ट पेपर है। ठीक है, थर्ड ईयर का फिफ्थ पेपर है, फिफ्थ सेमेस्टर इसका फर्स्ट पेपर है। ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉर डेटा। क्या है अपना? नॉन कॉर डेटा। नॉन कॉर डेटा। ठीक है, ठीक। तो नॉन कॉर डेटा हमने यहाँ पर पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन कॉर डेटा की, ठीक है, तो इसमें बेजीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। ठीक है, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है, इस आधार पर इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है तो ये हमारा जो यूनिट है, ये यूनिट ही आपका क्या है? नॉन कॉर डेटा। ठीक है, तो नॉन कॉर डेटा के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो नॉन कॉर डेटा की अगर हम बात करें तो ये कितने भागों में बटा होता है? ये लगभग आपका 7-8 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पोरीफेरा भी इसी में आ जाता है। ठीक है, पोरीफेरा आ जाता है आपका इसमें, नंबर 1 क्या आ जाएगा? पोरीफेरा आपका आ जाएगा। ठीक है, पोरीफेरा आपका आ जाएगा। दूसरा आपका आ जाता है सिलेंट्रेटा। क्या आ जाता है? सिलेंट्रेटा। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है टीनोफेरा। ठीक है, टीनोफेरा जो कि आपका सी से लिखा जाता है, CTENO। ठीक है, टीनोफेरा ये आपका थर्ड हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, फोर्थ आपका आ जाता है प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी हेलमिंथीज ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 4। फिफ्थ आपका हो जाएगा एस्केलमिंथीज, ASCEL। ठीक है, एस्केलमिंथीज ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ आपका हो जाएगा मोलस्का। क्या हो जाएगा? मोलस्का आपका हो जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, एंड देन आपका हो जाएगा हेमी कॉर्डेटा। ठीक है, हेमी कॉर्डेटा। ये सभी हमने किसके अंतर्गत पढ़ने हैं? ये सभी हमने नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है नॉन कॉर्डेटा का। ठीक है, पोरीफेरा आपका आ जाएगा। ठीक है, सिलेंट्रेटा आ जाएगा, टीनोफोरा आ जाएगा आपका, प्लेटी हेलमिंथीज आपका, एस्केलेमिंथीज आपका, मोलस्का आपका। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो ये जो है आपके नॉन कॉर्डेटा इस तरह से डिवाइड है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे पैरामीशियम। ठीक है, ये भी क्या है? इसी का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें पढ़ना है कि जो पैरामीशियम है, ठीक है, पैरामीशियम का स्वभाव, आवास एवं संरचना का वर्णन करना है। ठीक है, पैरामीशियम का स्वभाव क्या होता है? ठीक है, इनकी स्वभाव कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, ठीक है, आवास क्या होता है, ठीक है, और इनकी संरचना का पूरा आपको क्या करना है? वर्णन करना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेन द हैबिटेट हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पैरामीशियम। ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा कि पैरामीशियम की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, वर्गीकरण, इसका थोड़ा सा वर्गीकरण देख लो, क्योंकि ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो संघ की अगर हम बात करें, जो संघ होता है, ठीक है, जिसे हम फाइलम कहते हैं, तो संघ क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, किसका? पैरामीशियम का। संघ क्या होता है? प्रोटोजोआ। उपसंघ की अगर हम बात करें, जैसे सब फाइलम कहते हैं, तो ये होता है आपका सीलियोफोरा। ठीक है, क्या होता है? सीलियोफोरा होता है। ठीक है, क्लास यानी कि वर्ग की बात करें तो सीलिएटा। क्या कहते हैं वर्ग को? सीलिएटा। ठीक है, पैरामीशियम की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगला हो जाएगा गढ़। ठीक है, जिसे हम ऑर्डर कहते हैं, ये होता है आपका होलोट्राइका। क्या होता है? होलोट्राइका गढ़। कुल, ये कौन से कुल में आता है? ठीक है, जिसे फैमिली कहते हैं, तो ये आता है पैरामिसाइडी। ठीक है, पैरामिसाइडी कुल के अंतर्गत आता है। ठीक है, जीनस क्या होता है इसका? जीनस होता है पैरामीशियम। ठीक है, क्या होता है? पैरामीशियम। ठीक है, जीनस आपका पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक, ये रहा आपका पैरामीशियम। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके स्वभाव और आवास की। ठीक है, तो मतलब जितना भी आपका इम्पोर्टेंट आने वाला है, तो इसमें हम लोग केवल उतना ही डिस्कस करेंगे जितना कि आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारा लंबा हमें नहीं लिखना है, मेन मेन चीज़ें लिखनी है। ठीक है, जिसमें आपको फुल नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इतना ही आपको लिख के आना है अगर आपके पेपर में अगर पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वभाव एवं आवास। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। तो पैरामीशियम जो होता है, ठीक है, पैरामीशियम कह रहा है संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? संपूर्ण। ठीक है, सिर हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यह साफ पानी के पोखरों, ठीक है,
नदियों, जलाशयों, तालाबों आदि में प्राप्त होता है, साफ पानी में। पैरामीशियम सामान्यतः उन जलाशयों में अधिकता से मिलता है, ठीक है, अधिकतर पाया जाता है कहाँ, जिनमें सड़ता हुआ कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, जहाँ कोई पदार्थ सड़ रहा होता है वहाँ पर ये अधिक मात्रा में मिलते हैं। तथा जलीय पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, जलीय पौधे, ठीक है, या तो कोई ऑर्गेनिक मैटर सड़ रहा है या क्या होंगे, वहाँ पर जलीय पौधे आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ इनकी संख्या अधिक आपको देखने को मिलती है, ठीक है, किसकी, पैरामीशियम की। ये प्रायः जल की सतह के समीप तैरती हुई वस्तुओं पर एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, जल की सतह के समीप, ठीक है, तो पानी में कोई भी चीज़ तैर रही है तो उसके आसपास क्या हो जाते हैं, ये इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इन्हें अधिकता से जल में सक्रिय रूप से तैरते हुए देखा जा सकता है। अधिकतम ये कहाँ मिलते हैं, जल में अपने सक्रिय रूप से, ठीक है, एक्टिव रूप से तैरते हुए मिलते हैं। पैरामीशियम की एक जाति क्या होती है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ठीक है, क्या होती है, पैरामीशियम कॉर्डेटम अधिकता से पाई जाती है। तो ये पैरामीशियम की एक जाति है जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ठीक है, याद रखना क्या, पैरामीशियम कॉर्डेटम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ लिया जाए तो याद रखना है पैरामीशियम कॉर्डेटम, जो कि सबसे ज़्यादा पाई जाती है। संरचना की अगर हम बात करें, ठीक है, पैरामीशियम की संरचना क्या होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिणाम एवं आकृति, ठीक है, साइज एवं परिमाण एवं आकृति, साइज एंड शेप क्या होता है इसका, ठीक है, साइज कैसा होता है इसका और शेप कैसी होती है, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। कह रहा पैरामीशियम, ठीक है, कैसा होता है, एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जंतु है, कैसा है आपका, एक कोशिकीय, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, वो भी हमारा क्या था, मोनोसेलुलर था, ये भी हमारा क्या है, सॉरी यूनिसेलुलर, ठीक है, कैसा होता है, यूनिसेलुलर, तो ये भी क्या है, यूनिसेलुलर। सूक्ष्मदर्शी यानी कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ही दिखाई देगा, हमें नेक्ड आइज द्वारा हम इसको नहीं देख पाते। यह है 170 माइक्रो से लेकर 290 माइक्रो तक की लंबाई का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 170 माइक्रो से, ठीक है, 170 माइक्रो से लेकर ये कितना मिलता है आपको, 290 माइक्रो, ठीक है, इतनी लंबाई इसकी होती है। ये प्रायः बेलनाकार, ठीक है, लगभग कैसा होता है, बेलनाकार की आकृति का होता है। तर्कुकार, जिसे स्पिंडल शेप कहते हैं, ठीक है, स्पिंडल शेप की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाता है, स्पिंडल या सिगार के आकार का, या स्लीपर, स्लीपर जानते हो, स्लीपर के आकार का होता है, ठीक है, किसके आकार का होता है, स्लीपर के आकार का होता है, ठीक है, तो ये आपको इसके बारे में इतना सा लिख देना है। लंबाई कितनी, 170 से 290 माइक्रो तक की लंबाई पाई जाती है, और बेलनाकार, तर्कआकार और सिगार के आकार का, और सामान्यतः ही स्लीपर यानी कि चप्पल के आकार का होता है। अब देखो कह रहा है कि इसका जो अग्रसिरा होता है, ठीक है, अग्रसिरा बेलनाकार, ठीक है, मतलब कि बेलन के आकार का होगा अग्रसिरा, तथा पिछला सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है, ठीक है, आगे का सिरा कैसा होगा, बेलनाकार, और पिछले का सिरा कैसा होगा, नुकीला नुकीला आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसका शरीर मध्य भाग से पीछे की ओर अधिक चौड़ा, पैरामीशियम में एक मुख होता है, ठीक है, पैरामीशियम में क्या होता है, एक मुख होता है, ठीक है, ये आपको वेंट्रल सरफेस नहीं लिखनी है, क्या लिखना है, इसमें एक मुख होता है तथा एक अपमुख होता है, ठीक है, एक मुख, दूसरा कैसा होगा, अपमुख होगा, ठीक है, या डोर्सल आपको नहीं लिखना है, एक मुख होता है, दूसरा क्या होता है, एक अपमुख ही इसमें पाया जाता है, ठीक है, तो दो चीजें इसमें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। सेकंड हम बात करें तो कह रहा है मुख खांच, ठीक है, जिसे हम ओरल ग्रूव कहते हैं, मुख खांच जिसे हम मुख कहते हैं या ओरल ग्रूव, ठीक है। जब संरचना आएगी इसकी तब आपको सब पता लग जाएगा, कहाँ पर इसका मुख है, कहाँ पर मतलब ये बेलनाकार होता है, कहाँ पर चौड़ा होता है, कहाँ पर नुकीला होता है, ठीक है, कहाँ पर इसका कौन सा अंग होता है। पैरा की पैरामीशियम के शरीर के अधर तल यानी कि वेंट्रल सरफेस यानी कि लगभग बीच की बात कर रहा है, ठीक है, लगभग बीच में एक स्पष्ट तिरछा बड़ा गर्त होता है, ठीक है, कैसा होता है, यहाँ पर बीच में एक स्पष्ट तिरछा एक गर्त मतलब गड्ढा समान होता है, ठीक है, यह मुख खांच कहलाता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मुख खांच कहते हैं, ठीक है, ग्रूव और ओरल ग्रूव कहते हैं। यह शरीर के अग्र सिरे से बाईं ओर प्रारंभ होकर पीछे की ओर तिरछी बढ़ती है, ठीक है, अग्र सिरे से प्रारंभ होगा और कहाँ ऐसे पीछे की ओर ये धीरे धीरे चला जाता है, ठीक है, तथा शरीर के मध्य से थोड़ा पीछे क्या बनाता है, वेस्टिब्यूल्स पर समाप्त हो जाता है। ये शरीर है इसका, तो यहाँ से थोड़ा पीछे लगभग यहाँ पर ये क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स पर। तो ये हो गया कि आपका मुख खांच, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट आपको डालना है, ठीक है, मुख उपकरण, ठीक है, तो ये हेडिंग आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। थर्ड पॉइंट लिखना है आपको मुख उपकरण, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओरल अपरेटस। क्या है ओरल अपरेटस के बारे में आपको क्या लिखना है, कह रहा है प्रगाढ़, ठीक है, या वेस्टिब्यूल, जहाँ पर ये समाप्त हो रहा था ना, पीछे जाकर जहाँ पर आपका समाप्त हो रहा था मुख गुहा या मुख खांच,
उसी को कहते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। के आगे, उसके थोड़े से आगे बढ़कर एक सीधी तथा चौड़ी नाल के रूप में खुलती है, ठीक है, जिसे मुख गुहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख गुहिका, ठीक है, या मुख ओरल अपरेटस। मुख गुहिका एक सूक्ष्म छिद्र द्वारा कोशिका ग्रसनी, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोफेरेंक्स कहते हैं, कोशिका ग्रसनी में खुलती है, ठीक है। एक छिद्र द्वारा कहाँ खुलती है? छोटे छिद्र द्वारा ये इसमें खुलती है, साइटोफेरेंक्स में या कोशिका ग्रसनी में खुलती है, ठीक है। यह छिद्र कोशिका मुख कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोसोम कहते हैं, ठीक है, साइटोस्टोम कहते हैं, ठीक है, जो कि कोशिका मुख कहलाता है। अब कह रहा है साइटोफेरेंक्स, जो हम क्या, जिसको क्या कहते हैं? कोशिका ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। तो साइटोफेरेंक्स का पिछला भाग खाद्यधानी, ठीक है, जो फूड वैक्यूल्स होते हैं, इस तरह की संरचनाएं होती है, ठीक है, खाली खाली संरचनाएं, इन्हें कहते हैं फूड वैक्यूल्स, का निर्माण करती हैं, ठीक। तो पिछला भाग किसका निर्माण करेगा? खाद्यधानी या फूड वैक्यूल्स का निर्माण कर देगा। और कह रहा मुख गुहिका के दाईं ओर पक्षमाभों की एक पंक्ति होती है, ठीक है, किसकी? पक्षमाभों की। अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर में, ठीक है, पक्षमाभ क्या होते हैं, जो एंडोरल कला कहलाती है। पक्षमाभों को क्या कहते हैं? एंडोरल कला कहलाती है। कह रहा बाईं ओर स्थित पक्षमाभ जैसे कि सीलिया, दाईं ओर वाले, ठीक है, जो दाईं ओर पक्षमाभ थे उनकी एक पंक्ति होती है जो एंडोरल कला कहलाती है, ठीक है। अब कह रहा है कि बाईं ओर के स्थित पक्षमाभ सीलिया की पंक्ति के समूह में जो मुख गुहिका के पीछे सिरे तक फैले रहते हैं, क्रमशः अधर पेनिकुलस, पृष्ठ पेनिकुलस तथा क्या कहलाते हैं? क्वाडुलस कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्वाडुलस कहलाते हैं। पक्षमाभों की ये पंक्तियां महन झिल्लियों का निर्माण करती हैं, ठीक है। सीलिया जिन्हें हम पक्षमाभ कहते हैं, ये महन झिल्लियों का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये रहा कुछ आपका स्ट्रक्चर, ये है आपका पैरामीशियम की आकृति, ठीक है। क्या है आपका? पैरामीशियम, पैरामीशियम। इसमें जो थ्रेड लाइक संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये, ठीक है, धागे समान संरचनाएं, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं सीलिया, ठीक है, क्या कहते हैं? सीलिया, ठीक है, या पक्षमाभि, ठीक है, क्या कहते हैं? पक्षमाभि। इन्हीं से क्या करता है? ये गति करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, ठीक है, इन्हीं के सहारे अपने शरीर को धकेलता है आगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये पेलिकल, पेलिकल, ठीक है, जैसे हम पेलिकल, ये जिस जगह पर ये जुड़ा रहता है, ठीक है, जिसे हम आधार कहते हैं, बेस बॉडी कहते हैं, तो जिस जगह पे जुड़ा रहता है उस जगह को हम कहते हैं पेलिकल। उसके बाद इसमें ये आपको जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जस्ट लाइक गोल गोल संरचना, उसके आसपास ये संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या कहते हैं? एक्टोप्लाज्म कहलाती है। उसके बाद एंडोप्लाज्म, ये डॉट 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 संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, ठीक है, एंडोप्लाज्म। फूड वैक्यूल्स, ये जो खाद्यधानियाँ यानी कि रिक्त संरचनाएं दिखाई दे रही, इन्हें हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल्स, ठीक है, या खाद्यधानियाँ कहते हैं। फिर आगे आ गया माइक्रो न्यूक्लियस, ये जो डार्क और आपका कैसा रिजिड, ठीक है, घना और डार्क आपका जो एक केंद्र दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं माइक्रो, ठीक है, यानी कि छोटा न्यूक्लियस। ये होता है आपका माइक्रो, ठीक है, बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है, ये पूरी संरचना। ये आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस इसमें दो तरह के होते हैं, छोटा और बड़ा। ये आपका होता है रेडिएटिंग कैनाल, ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये है आपकी रेडिएटिंग कैनाल। वेंट्रिकल कैनाल, वेंट्रिकल वैक्यूल, ये आपका क्या है? वेंट्रिकल वैक्यूल है, ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है? फिर से वही आपका आ गया फूड वैक्यूल। ये क्या है आपका? सेल एनएस, ठीक है, सेल एनएस, जहाँ से जो वेस्ट होता है वो इसी माध्यम या इसी रास्ते से निकल जाता है, ठीक है, तो सेल एनएस इसे कहते हैं। ये आपका क्या है? फूड वैक्यूल। क्या है? ये खाद्यधानी है, ठीक है, फूड यहीं पर आपका इकट्ठा होता है, जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। ये आपका साइटोसोम, ठीक है, तो ये जो स्थान है, ठीक है, मुख गुहिका है, इसे हम कहते हैं साइटोसोम। ये है ओरल ग्रुप, ठीक है, मुख जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? ओरल ग्रुप, ठीक है। यहाँ से कोई भी आएगा वो यहाँ से मुख के अंदर ग्रहण प्रवेश कर जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, जिसे हम संकुचनशील कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? संकुचनशील आपकी धानियाँ इसमें दिखाई दे रही हैं। ये आपका रेडिएटिंग कैनाल है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये संरचना है रेडिएटिंग कैनाल कहलाती हैं। और ये डॉट 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 जो डार्क आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं ट्राइकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। बाकी ये फूड वैक्यूल्स आपकी एक यहाँ पर भी नज़र आ रही है, ठीक है, फूड वैक्यूल्स। तो इसमें जितने भी ये अंग हैं, ये अंग आपको याद रखने हैं और ये संरचना आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, ये संरचना आपने अच्छे से याद रखनी है, पैरामीशियम की संरचना, ठीक है, इस तरह से आपको बनानी है। इसके जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी आपको कुछ नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है।
चलिए ये हो गया संरचना के बारे में, ठीक है, पैरामीशियम की संरचना। हम बात करते हैं तंतुवक की, तनुत्वक, ठीक है, जिसे हम पेलिकल कहते थे, जो जो जहाँ से निकल रहे थे ना, ये ये जिस जगह से ये हमारे सीलिया निकल रहे हैं पक्षमार्ग, तो इनको हम कहते हैं तनुत्वक, ठीक है, तनुत्वक। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, तनुत्वक क्या होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है तनुत्वक, चौथी हेडिंग डालेंगे आप तनुत्वक, ठीक है, या पेलिकल। कह रहा है पैरामीशियम के शरीर के चारों ओर स्वच्छ दृढ़ क्या होते हैं, ये दृढ़ और लचीला द्विस्तरीय आवरण होता है, ठीक है, चारों ओर कैसा होगा, स्वच्छ दृढ़ और लचीला एक द्विस्तरीय आवरण होता है, जिससे तनुत्वक यानी कि पेलिकल कहते हैं, ठीक है। तनुत्वक पैरामीशियम के शरीर को निश्चित आकृति तथा प्रत्यास्थ यानी कि उसको लचनशील बनाता है, ठीक है, लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर तनुत्वक में अनेक बहुभुजी गर्त यानी कि अनेक बहुभुजी गर्त यानी कि कुछ गड्ढे जैसे दिखाई देते हैं जो किनारे से उभरे हुए होते हैं, ठीक है। प्रत्येक गर्त के बीच में स्थित छिद्र से एक पक्षमाप बाहर निकलता है, ठीक है। तो जो सीलिया होते हैं वो किससे निकलते हैं, एक छोटा सा गड्ढा होता है, ठीक है, किसके बीच में, प्रत्येक उभरे हुए, ठीक है, उभरे हुए गर्त के बीच में स्थित एक छिद्र होता है, एक पक्षमाप बाहर निकलता है उसी छिद्र से, यह गर्त परिपक्षमाप अवकाश कहलाती है, ठीक है। तो उसी गर्त या उसी हम जो गड्ढा होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिपक्षमाप अवकाश कहते हैं, ठीक है। सर्कल में सरकमसिलियरी स्पेस कहते हैं, मतलब जहाँ से जो हमारे पक्षमाप निकलते हैं जिस जगह से, उसे हम क्या कहते हैं, परिपक्षमाप अवकाश कहते हैं, ठीक है। इन अवकाशों के चारों ओर फूली हुई गुहाएं होती हैं, ठीक है। अब जो गड्ढे होते हैं छोटे छोटे, इनके चारों ओर क्या होती है, फूली हुई गुहाएं होती हैं छोटी छोटी, जो कूपिकाएं, ठीक है, जिन्हें हम एल्वली कहते हैं, वो कहलाती हैं, ठीक है। तो जो फूली हुई गुहाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कूपिकाएं कहते हैं। ये कूपिकाएं एक गर्त का एक परत का निर्माण करती है, ठीक है। तो इन्हीं कूपिकाओं से एक परत बन जाती है जो बाहरी कूपकीय कला, ठीक है, क्या कहलाती है, बाहरी कूपकीय कला यानी कि आउटर एल्वुलर मेम्ब्रेन, तथा अंतः कूपकीय कला, ठीक है, जिसे हम इनर एल्वुलर मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है, ठीक है। तो ये बाहरी कला और इनर कला, ठीक है, दो कलाओं से ये घिरी रहती है, बाहरी कूपी कला और अंतः कूपी कला, ठीक है, दोनों द्वारा ये घिरी रहती है। इस प्रकार तनुत्वक तीन कलाओं, बाहरी प्लाज्मा कला, बाहरी कूपीय कला तथा अंतः कूपीय कला की बनी होती है, ठीक है। तो जो हमारे तनुत्वक होते हैं वो तीन प्रकार की कलाओं से बने रहते हैं, ठीक है। कौन कौन सी से, बाहरी प्लाज्मा कला, दूसरा होता है बाहरी कूपीय कला, और तीसरा आपका अंतः कूपीय कला, ठीक है। इन तीनों कलाओं से घिरे रहते हैं, ठीक है, कौन आपके तनुत्वक। फिफ्थ हेडिंग आप डालेंगे कि पक्षमाव या सीलिया, ठीक है, जो हमने पढ़े थे इस तरह की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, उन्हें हम पक्षमाव या सीलिया कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। पैरामीशियम के संपूर्ण शरीर पर अति महीन तथा छोटे छोटे बालों के समान असंख्य रोम होते हैं, ठीक है, बालों के समान बहुत सारे रोम, ठीक है, होते हैं, जिन्हें हम पक्षमाव या सीलिया कहते हैं। कह रहा प्रत्येक पक्षमाव 10 से 12 माइक्रो लंबा तथा व्यास में 0.27, ठीक है, व्यास मतलब कि इसकी मोटाई जो होती है वो लगभग कितनी होती है, 0.27 माइक्रो का होता है। पुच्छिए गुच्छ, पुच्छिए यानी कि पूछ के समान, या कॉडल जो टफ होता है, पुच्छिए गुच्छ जिसे हम कहते हैं, के अलावा यह संपूर्ण शरीर में समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पर ये थोड़े बहुत आपको बड़े देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, पुच्छिए गुच्छ पर, और बाकी क्या होंगे, ये समान आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, पूरे शरीर पर, ठीक है। तो कह रहा है पैरामीशियम के शरीर पर 10,000 से 14,000 तक पक्षमाप पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखना कितने, 10,000 से 14,000 तक पक्षमाप पाए जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो है लंबापन और इनका जो व्यास वो याद रखना है, 10 से 12 माइक्रो ये लंबे होते हैं, और 0.27 माइक्रोन के ये व्यास में होते हैं, ठीक है। अगला आपको लिखना है पक्षमाप की संरचना। अब ये जो पक्षमाप होते हैं, ठीक है, ये इनकी संरचना के बारे में पढ़ना है, ठीक है, इनकी संरचना कैसे होती है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर स्पष्ट होता है कि पक्षमाप की मूल संरचना एक कशाव की भांति होती है, ठीक है। तो जो पक्षमाप होते हैं वो फ्लैजेला की तरह ही होते हैं, ठीक है, फ्लैजेला मतलब कि एक इस तरह की संरचना होती है, ठीक है, जो सहारा प्रदान करती है किसी भी जीव को आगे बढ़ने में या गति करने में, ठीक है। तो ये भी जो हमारे पक्षमाप होते हैं या सीलिया होते हैं, पक्षमाप, ठीक है, या सीलिया, वो किसकी तरह होते हैं, फ्लैजेला या कशाव की तरह होते हैं, ठीक है। प्रत्येक पक्षमाप के चारों 90 एंगस्ट्राम मोटी एक कला झिल्ली, ठीक है, कितनी, 90 एंगस्ट्राम मोटी एक कला झिल्ली होती है इसके चारों, ठीक है, ऐसे, जो कि हमें दिखाई नहीं देती है, घिरा रहता है, ठीक है, जो कि शरीर की कोशिकीय झिल्ली से जुड़ी होती है। अब वही जो झिल्ली होती है वो किससे जुड़ी होती है, मान लो ये आपका क्या है,
ये आपका ठीक है, ये आपका क्या है, सीलिया है। ठीक है, तो इसके चारों ओर एक ऐसी झिल्ली होगी। ठीक है, वो कोशिका से ऐसे जुड़ी रहेगी। ठीक है, किससे जुड़ी रहेगी, कोशिकीय झिल्ली से जुड़ी रहती है। ठीक है, इस यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर तरल पदार्थ मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, उसके अंदर क्या भरा होता है, तरल पदार्थ होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर अनुदैर्ध्य तंत्वक, ठीक है, क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य तंत्वक होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ये रही स्ट्रक्चर या संरचना किसकी, तंत्वक की। ठीक है, या पक्षमाप की। ठीक है, तो ये रहा आपका पक्षमाप की संरचना, जो कि किसकी तरह होती है, फ्लैजिला की तरह होती है। ठीक है, कशाब की तरह होती है। तो ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है, इसको कह दिया सीलियरी शाफ्ट। ठीक है, इधर वाली लेयर को क्या कह दिया, आउटर मेम्ब्रेन शीट। ठीक है, सीलियरी शाफ्ट और आउटर मेम्ब्रेन शीट। बीच में बाकी जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका है इसे क्या कहा है, बेसल बॉडी। ठीक है, इस सतह को क्या कहा है, बेसल बॉडी कह दिया है। ये अंदर वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, आपका सेंट्रल फाइबर है। क्या है, आपका सेंट्रल फाइबर है। इधर से अगर हम बात करें, इस वाली लाइन को इन्होंने कह दिया इनर शीट। ठीक है, कैसी है ये, इनर शीट है। और ये जो खाली जगह पड़ी है, इसमें कह रहे हैं इसमें मैट्रिक्स भरा है। क्या भरा है, मैट्रिक्स भरा है। ठीक है, ये लाइनें आपकी क्या कहलाएंगी, पेरीफेरल माइक्रोफाइबर। ठीक है, पेरीफेरल माइक्रोफाइबर। ठीक है, परिधीय जिन्हें हम माइक्रोफाइबर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये संरचना कौन सी थी, वन थी। ठीक है, सेकंड संरचना आपकी ये है, जो कि इस तरह की आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये कब है, जैसे मान लो ये क्या है आपका कोई, ये आपका कोई सीली है। ठीक है, जिसको ऐसे करके काट दिया। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, इसको बीच में से काट दिया। अब उसका अध्ययन करें तो हमें ये इस तरह का नजर आता है। ठीक है, इस तरह का हमें नजर आता है सीलिया। ठीक है, काटने पर तो उसमें क्या मिलेगा आपको, पेरीफेरल माइक्रोफाइबर्स मिलेंगे इस तरह की देखने को। ठीक है, कुछ रेडियल लैमेला देखने को मिलेंगी आपकी जो खाली जगह है। उसके बाद आर्म्स। ठीक है, ये क्या है, भुजाएं। ठीक है, तो कुछ आर्म्स भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कहाँ का है, ये बेसल बॉडी का कटा हुआ है। ठीक है, कहाँ का है, जहाँ से जो आपका सीलियर निकलता है वहीं से बिल्कुल काटा गया है। तो उसको देखने पर क्या मिलेगा, कह रहा है ट्विस्ट ऑफ 3 पेरीफेरल माइक्रोब्स। तो यहाँ पर क्या मिलता है, ये 3 पेरीफेरल माइक्रोब्स का एक ट्विस्ट इसका देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पक्षमाप की संरचना। इनको अच्छे से आपको बनाना सीख लेना है और इसी तरह से आपको बना के आना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जो आपका लॉन्गिट्यूडल फाइबर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, यहाँ के बाद की कहानी है, तंतुक, तंतुक होते हैं। ठीक है, यह तंतुक पक्षमाप की संपूर्ण लंबाई में फैले रहते हैं। ठीक है, पक्षमाप की संपूर्ण लंबाई में फैले रहते हैं। हम कह रहा है इन तंतुओं में से 9 तंतुक परिधीय क्षेत्र में तथा 2 तंतुक केंद्रीय भाग में होते हैं। ठीक है, 9 कहाँ होते हैं आपके, परिधीय क्षेत्र में। ठीक है, यानी कि पेरीफेरल रीजन में। और 2 कहाँ होते हैं आपके, केंद्रीय भाग में। ठीक है, जिसे हम सेंट्रल पोर्शन कहते हैं। प्रत्येक तंतुक में 2 उपतंतुक यानी कि सब फाइबर होते हैं, जिनमें प्रत्येक में से 2 छोटे प्रवर्ध निकलते हैं। ठीक है, क्या निकलते हैं, 2 छोटे छोटे प्रोजेक्शंस भी आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की संरचनाएं आपको दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं पक्षमाप के कार्य। ठीक है, फंक्शंस आप अगर हम सीलिया की बात करें तो ये भी हेडिंग इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, इसको आपको जरूर लिखना है, फंक्शंस ऑफ सीलिया। ठीक है, तो जो कुछ ऐसा था जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ था वो हमने यहाँ पर हटा दिया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है जिसको लिखने से आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं तो हमने वो यहाँ पर रख लिया है। ठीक है, तो इसको ही आपको पढ़ना है, इतना ही आपको लिख देना है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, गारंटी है। कह रहा है पक्षमापों के कार्य निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इनके कार्यों को निम्न रूप से व्यक्त किया जा सकता है। पहला कार्य हम क्या लिखना है, लिखना है कि पक्षमाप संवेदी अंगों के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, किसके रूप में, संवेदी अंगों के। ठीक है, जिन्हें हम सेंसरी ऑर्गन कहते हैं, तो उस रूप में भी ये कार्य करते हैं। जैसे मान लो ये पक्षमाप है, तो कोई भी अगर इधर से आएगा बाहर से, ठीक है, तो ये तुरंत उसको महसूस कर लेंगे, अनुभव लगा लेंगे, हाँ कोई आ रहा है। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करते हैं, सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। दूसरा कह रहा है कि दैहिक पक्षम प्रचलन अंगक होते हैं। ठीक है, दैहिक यानी कि जो शरीर पर जो पक्षम होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रचल अंग होते हैं। ठीक है, इनको गति प्रदान करने में सहायता करते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से जंतु पानी में तैरता रहता है। ठीक है, तो पक्षमाप क्या करते हैं भाई, गति करने में भी सहायता करते हैं। अगला आपको लिखना है थर्ड पॉइंट की मुख खांच तथा अंगकों के पक्षम भोजन ग्रहण करने में सहायता करते हैं। ठीक है, तो मुख खांच होती है कि यहाँ पर, ठीक है, उसके पास में जो भी आपके इस तरह की संरचना होती है। ठीक है, जो भी पक्षमाप होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन को पकड़ने में, ठीक है, भोजन को पकड़कर और
वकल कैविटी, ठीक है, या मुख गुहा के अंदर क्या करते हैं, इसको ले जाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इसके कार्य। अब देखो आपको 6 हेडिंग लिखनी है कि कोशिका द्रव्य अथवा साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका द्रव्य यानी कि जो आपका पैरामीशियम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो भी मैटर भरा होता है, ठीक है, जो भी आपका लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जो भी आपका सब्सटेंस भरा होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है, या साइटोप्लाज्म। अब देखो कह रहा है कि पैरामीशियम के तनत्वक यानी कि पेलिकल के भीतर शरीर का कोशिका द्रव्य 2 भागों में विभक्त रहता है। तनत्वक मतलब कि जहाँ से ही निकलते हैं, ठीक है, इसी जगह तो कहते हैं पेलिकल। तो इसके अंदर, ठीक है, तनत्वक के भीतर शरीर का कोशिका द्रव्य 2 भागों में बटा रहता है। सबसे पहला भाग क्या हो जाएगा, बाहरी एक्टोडर्म, ठीक है, एक क्या होता है बाहरी एक्टोडर्म, दूसरा होता है हमारा भीतरी एंडोप्लाज्म। एक बाहरी एक्टोडर्म, दूसरा हमारा क्या होता है भीतरी एंडोप्लाज्म, ठीक है। तो एक्टोप्लाज्म जिसे हम एक्टोप्लाज्म कहते हैं बाहरी एक्टोप्लाज्म को, एक होता है भीतरी एंडोप्लाज्म जिसे हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, एक्टोप्लाज्म क्या होता है और हमारा ये एंडोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है कि एक्टोप्लाज्म क्या होता है आपका एक्टोप्लाज्म, ठीक है, या इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो एक ही लिखना है, या कॉर्टेक्स लिख देना आप या एक्टोप्लाज्म लिख देना, ठीक है, दोनों एक ही बात है। ये क्या होता है, कह रहा है यह कोशिका द्रव्य का स्वच्छ दृढ़ तथा परिधीय भाग होता है, ठीक है। परिधि मतलब इसके चारों ओर पाया जाता है, ठीक है, परिधि के आसपास पाया जाता है। स्वच्छ भी होता है और दृढ़ यानी कि थोड़ा सा कैसा होता है, ये थोड़ा हल्का सा टाइट होता है, ठीक है, कठोर भाग होता है। कह रहा है अपपक्षमावी तंत्र और ट्राइकोसिस्ट की संरचनाएं इसी भाग में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो एक्टोप्लाज्म में आपको अपपक्षमावी और ट्राइकोसिस्ट जैसी संरचनाएं भी आपको एक्टोप्लाज्म में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये एक लाइन है, आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा हमारा क्या था एंडोप्लाज्म, ठीक है, ये हमारा क्या है सेकंड हेडिंग है किसकी, ये है हमारी सेकंड हेडिंग एंडोप्लाज्म की, ठीक है। तो एंडोप्लाज्म में आपको लिखना है कि यह बड़ा कणिकामय होता है, ठीक है, ये कैसा होता है ज़्यादा होता है, ठीक है, और कैसा होता है इस तरह से कणिकामय, ठीक है, कैसा होता है कणिकामय यानी कि दानेदार होता है, ठीक है, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम तथा संचित भोजन कणिकाएं इत्यादि होती हैं। तो इसमें हम क्या क्या मिलता है, जिसमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है, क्या जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कॉमा गोल्जी बॉडी, ठीक है, कॉमा राइबोसोम तथा संचित भोजन कणिकाएं इत्यादि होती हैं, ठीक है। तो जो ये बहुत बड़ा होता है यानी कि अधिक मात्रा में होता है, तो इसी में आपका गोल्जी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है और आपका संचित भोजन, ठीक है, जो भी स्टोर भोजन पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपको इसी भाग में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कह रहा है इसमें कुछ एंडोप्लाज्मिक अंतर्वेशन, एंडोप्लाज्मिक इंक्लूजन जैसे केंद्रक, संकुचनशील रिक्तिकाएं, खाद्य धानियाँ, ठीक है। तो इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, जैसे हम केंद्रक हो गया, संकुचनशील रिक्तिकाएं हो गया और खाद्य धानियाँ, तो ये भी इसी में पाई जाती है किसमें एंडोप्लाज्म में। अभी जो केंद्रक है, संकुचनशील रिक्तिकाएं और खाद्य धानियाँ, इनको हमने एक एक करके बताना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने इस चीज़ों को तो एक्सप्लेन करना ही होगा। तो केंद्रक या न्यूक्लियस, तो हमने 2 पढ़े थे ना न्यूक्लियस, एक कैसा था इस तरह का और दूसरा कैसा था इस तरह का न्यूक्लियस था हमारा, ठीक है। तो हमने 2 तरह के न्यूक्लियस पढ़े थे, छोटा और बड़ा। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 केंद्रक की, ठीक है। तो कह रहा है कि पैरामीशियम में 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा जिसे दीर्घ केंद्रक कहते हैं, ठीक है, या माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, तथा एक लघु केंद्रक छोटा, ठीक है, एक छोटा लघु केंद्रक जिसे माइक्रो कहते हैं। मैक्रो बड़ा और माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो बड़ा केंद्रक दानेदार, छोटा केंद्रक घना एवं गोलाकार होता है। तो ये जो बड़ा केंद्रक है ये कैसे होता है इस तरह का दानेदार होता है, और जो छोटा होता है वो कैसा होता है घना और गोलाकार होता है, ठीक है, राउंड शेप में होता है। कह रहा दीर्घ केंद्रक की केंद्रक कला स्पष्ट नहीं होती, जो बड़ा केंद्रक होता है इसकी जो केंद्रक कला होती है, ठीक है, या सेल इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो स्पष्ट नहीं होती, ठीक है। कह रहा है इसमें बहुत सी केंद्रकाएं अथवा क्रोमैटिन पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें बहुत सी कोशिकाएं और इसमें जो क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिन, ठीक है, इस तरह की संरचनाएं होती हैं क्रोमैटिन, ठीक है, ऐसी संरचना होती है। जब आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे जब आपको पता लगेगा, ठीक है, इस तरह की धागे समान संरचनाएं ऐसी फैली रहती हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन, ठीक है। ये अत्यधिक मात्रा में भरे रहते हैं। कह रहा है यह बहुगुणित यानी कि कैसा होता है पॉलीप्लाइड होता है, ठीक है। दीर्घ केंद्रक की सतह में लघु केंद्रक होता है, जो दीर्घ केंद्रक होता है उसकी सतह में ही आपको छोटा सा केंद्रक देखने को मिल जाएगा, जिसके चारों ओर स्पष्ट केंद्रक कला होती है, ठीक है।
तो याद रखना, जो आपका लघु केंद्रक होता है, छोटा केंद्रक होता है, उसके चारों ओर एक स्पष्ट केंद्रक कला देखने को मिलती है, ठीक है, जबकि बड़े केंद्रक में ऐसा नहीं होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, ठीक है। छोटे केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 2n होते हैं, ठीक है, द्विगुणित होते हैं। यह जनन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, ठीक है। तो छोटा केंद्रक का काम क्या होता है, जनन क्रियाओं पर भी नियंत्रण करने का काम इसी का होता है, ठीक है, छोटे केंद्रक का। दूसरा हम पढ़ते हैं क्या, संकुचनशील रिक्तकाएं, ठीक है। संकुचनशील रिक्तकाएं ये भी आपकी कहाँ पाई जाती हैं, पैरामीशियम में पाई जाती है। तो बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आपकी क्या होती हैं। पैरामीशियम में संकुचनशील रिक्तकाओं की संख्या 2 होती है, ठीक है। कितनी होती हैं, 2 होती है, ठीक है। एक आपको ऊपर देखने को मिलेगी, एक आपको नीचे देखने को मिलेगी। यह निश्चित स्थान पर होती है, ठीक है, इनकी पोजीशन भी फिक्स होती है। इनमें से एक शरीर के अग्र सिरे पर तथा शरीर के पिछले सिरे पर होती है। एक कहाँ होगी, शरीर के अगले सिरे पर, दूसरी कहाँ होगी, शरीर के पिछले सिरे पर आपको देखने को मिलती है। कह रहा है इनमें से प्रत्येक के चारों ओर संकरी यानी कि पतली सी लंबी 6 से 10 तक, यानी कि 6 से 10 माइक्रो तक की अरिये नालें, रेडियल कैनाल्स होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं, 6 से 10, सॉरी माइक्रो नहीं, लगभग 6 से 10 जो है अरिये नालें आपको दिखाई देती है, ठीक है। इसके चारों ओर, किसके चारों ओर, हम बात कर रहे हैं संकुचनशील रिक्तकाओं की, ठीक है। अब कह रहा है प्रत्येक रिक्तका का एक छोटी निष्कासन नाल द्वारा शरीर की पृष्ठ सतह पर एक छिद्र द्वारा खुलती है, ठीक है। प्रत्येक रिक्तका एक छोटी निष्कासन नाल द्वारा, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब जिसे हम कहते हैं, वो बाहर, ठीक है, कहाँ होती है, वो शरीर की पृष्ठ सतह पर एक छिद्र द्वारा खुलती है, ठीक है। शरीर की पृष्ठ सतह पर कहाँ खुलेगी, एक छोटे से छिद्र द्वारा बाहर की ओर ओपन हो जाती है। कह रहा है अरिये नाल 3 भागों में विभक्त होती है। अब ये अरिये नाल भी अपने 3 भागों में बट जाती है। वो भाग कौन से, नंबर 1 क्या होगा, अरिये नाल का एक तो अंतिम नुकीला शीर्ष भाग होगा, ठीक है, शीर्ष भाग कहलाता है। शीर्ष भाग के चारों ओर शाखान्वित नलिकाओं का जाल होता है। यह नलिकाएं वृक्क नलिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। तो शीर्ष भाग के चारों ओर जो नलिका शाखान्वित नलिकाओं का एक जाल होता है, उन्हीं नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, वृक्क नलिकाएं कहते हैं, ठीक है, या नेफ्रीडियल कैनाल्स कहते हैं। दूसरा है अरिये नाल का फूला हुआ भाग, ठीक है। तो अरिये नाल का एक दूसरा भाग होता है जो फूला हुआ होता है, ठीक है, और फूला हुआ भाग कहलाता है। तीसरा है ग्रीवा जिसे हम नेक कहते हैं, रीजन के द्वारा एम्पुला आमाशय से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये तीसरा भाग होता है जिसके द्वारा एम्पुला आमाशय से आपका जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, संकुचनशील रिक्तकाओं का, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना सीख लेना है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको ही बनाना सीखना है। इसकी अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर रेडियल कैनाल दे रखा है, डिस्चार्ज आपका एक कैनाल दे रखा है, ठीक है, जो ये बीच में बना हुआ है आपका, इसे हम कहते हैं क्या, बंडल ऑफ माइक्रो ट्यूबीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये बंडल ऑफ माइक्रो ट्यूबीज हो जाएगा। ये आपका कॉन्ट्रेक्टल वैक्यूल इन डायस्टोल, ठीक है, 2 तरह होते हैं, ठीक है। ये किसमें हो जाएगा आपका, डायस्टोल में, दूसरा आपका होता है सिस्टोल, ठीक है। उसके बाद नीचे देखो फिर से यहाँ पर ये दे रखा है बंडल ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये छोटी आकृति है, ठीक है, किस कंडीशन में, डायस्टोल की कंडीशन में, ठीक है। ये किस कंडीशन में, ये जो दूसरा, ठीक है, बात वही है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, मतलब कि जब सांस ले लिए, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, अगर हमने सांस छोड़ दी तो हमारे फेफड़े इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं डायस्टोल। तो ये जो ऊपर वाला चिन्ह है, ये जो ऊपर वाली संरचना है, ये, ठीक है, ये वाली, ये किसमें है, ये आपकी डायस्टोल में, ठीक है। शांत, जब हम सांस ले लेते हैं तो हमारे फेफड़े चौड़े हो जाते हैं या फूल जाते हैं, तो वो ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, दूसरी वाली जिसे हम सिस्टोल कहते हैं, ठीक है कुछ नहीं, जैसा ये बनाना उसी का बड़ा करके आपको ये बना देना है सेकंड वाला, ठीक है। चलो, पैरामीशियम की संकुचनशील रिक्तका, फर्स्ट क्या है आपका, डायस्टोल प्रावस्था थी फर्स्ट वाला, ठीक है। सेकंड वाला क्या है आपका, सिस्टोल प्रावस्था, और ये थर्ड वाला जो है आपका, ये कैसा, आवर्धित दृश्य, ठीक है, कैसा है, आवर्धित दृश्य है, ठीक है। तो इसी के भागों को बाहर निकाल के दिखाया गया है, ठीक है, इसके भागों को बाहर निकाल के दिखा दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इसी का, ठीक है। अभी तो हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या, संकुचनशील रिक्तकाएं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि जो हमारा एंडोप्लाज्म होता है, एंडोप्लाज्म में जल अरिये नालों के वृक्क नलिकाओं द्वारा भरता है, ठीक है। एंडोप्लाज्म में जो जल होता है वो अरिये नालों के वृक्क नलिकाओं द्वारा भरता है, ठीक है, अरिये नालों में, ठीक है। जल किससे भरता है, वृक्क नलिकाओं द्वारा भरता है, तथा फिर संकुचनशील रिक्तिका में जाता है। बाद में कहाँ पहुंच जाता है, कंट्रेक्टाइल रिक्तिका में पहुंच जाता है, ठीक है। कह रहा है इसके फलस्वरूप संकुचनशील रिक्तका कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। जब जल भर जाएगा तो रिक्तका कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यह रिक्तका की डायस्टोल प्रावस्था कहलाती है, ठीक है। तो ये सेकंड वाली जो है, ये इसमें क्या है,
इसमें जल भर गया है, ठीक है, क्या भर गया है, यहाँ से आपका जल भर गया है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, बड़ी हो गई है, ठीक है, कैसी हो गई है, बड़ी हो गई है। तो वही कह रहा है कि ये डायस्टोल अवस्था कहलाती है, ठीक है, रिक्तिका बड़ी हो जाती है, ये रिक्तिका की डायस्टोल अवस्था कहलाती है। एक निश्चित सीमा के बाद संकुचनशील रिक्तिका सिकुड़ जाती है, फिर से क्या हो जाएगी, जब वाटर निकल जाएगा तो वो सिकुड़ जाएगी, जिसके दौरान संपूर्ण जल निष्कासन नाल द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है, जब जल निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, दोबारा से सिकुड़ जाएगी, ठीक है। कह रहा है यह है रिक्तिका की सिस्टोल प्रावस्था कहलाती है, ठीक है, तो जैसे सांस लेते हैं वो क्या होता है, डायस्टोल। अब जब हमने सांस छोड़ दी, जब वाटर उसका निकल जाता है तो वो फिर से किस में आ जाता है, अपने सिस्टोल फेस में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की ये संरचना है, जो ये क्रम लगातार चलता रहता है पैरामीशियम में, जिसे हम साइटोपाइज कहते हैं, ठीक है। तो वाटर यहाँ से ये कह रहा ओरल ग्रुप, ठीक है, जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। ये इस तरह की एक साइकिल आपकी जो है चलती हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। ये है आपको साइटोपास वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका जो है वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वाटर कहाँ से, यहाँ से आपका एंटर करेगा, ठीक है, ये संरचना ऐसी बना लेगा, ठीक है, और यहीं से आगे बढ़ेगा, इधर 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 और इधर, और फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर अगली स्टेप में यहाँ जाएगा, फिर ये आपका यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से धीरे फिर वहीं वापस आ गए। अब यहाँ से जब ज़्यादा होगा तो यहाँ से बाहर आ जाएगा, ठीक है, वरना ये क्रम आपका फिर से अगेन चलता रहेगा, ठीक है। तो ये साइकिल सी इसमें चलती रहती है। थर्ड हमने पढ़ना है खाद्य धानियाँ, ठीक है, जिसे हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं, खाद्य धानियाँ, ठीक। फूड वैक्यूल्स की हम बात करें तो कह रहा है पैरामीशियम के एंडोप्लाज्म में असंख्य असंकुचनशील, ठीक है, इनमें कोई संकुचन नहीं होता है, असंख्य असंकुचनशील तथा भिन्न भिन्न आकार की, ठीक है, इनके आकार भी अलग अलग होते हैं, खाद्य धानियाँ पाई जाती हैं। अब इन धानियों में अंतर्ग्रहण किए हुए विभिन्न आकार के भोजन के कण होते हैं। अब जो इंटेक किया है भोजन, ठीक है, ओरल ग्रुप द्वारा जो भोजन अंदर गया है, इनके विभिन्न आकार के कण इनमें इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, ये प्रायः गोलाकार होती हैं, ठीक है, कैसी होती हैं, गोलाकार होती हैं, ठीक है, फूड वैक्यूल्स। इन्हें गैस्ट्रियोल्स भी कहा जाता है, ठीक है, और क्या कहते हैं इनको, गैस्ट्रियोल्स भी कहते हैं, ठीक है, किसको, फूड वैक्यूल्स या खाद्य धानियों की बात कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने लिखना है 7 पॉइंट, ठीक है, जिसे हम कोशिका गुहा कहते हैं, ठीक है, सेल एनस, ठीक है, ये सबसे बाहर वाला सिरा होता है जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, ठीक है, कोशिका गुहा या साइटोपाइल जिसे कहते हैं, ठीक है, जो कि आपका ये बना हुआ है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये साइटोपाइल बना हुआ है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं कोशिका गुहा या साइटोपाइल। कह रहा है पैरामीशियम के पिछले, ये छिले लिख दिया, यहाँ पर होगा पिछले, ठीक है, पैरामीशियम के पिछले, ठीक है, सिरे के समीप कोशिका मुख के ठीक पीछे तनुत्वक, जिसे हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है, कोशिका मुख के ठीक नीचे जल त्याग के समय एक अति सूक्ष्म छिद्र दिखाई देता है, ठीक है, जल यानी कि जब यहाँ से वाटर निकलता है तो हमें एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, यह कोशिका गुहा या साइटोपाइज या कोशिका गुदा कहलाता है, ठीक है। उसी छोटे से छिद्र को हम क्या कहते हैं, या तो कोशिका गुदा कह दो, या साइटोपाइज कह दो, या कोशिका गुदा कह दो, ठीक है, कहलाता है। यह एक स्थायी छिद्र होता है, ठीक है, परमानेंट यहीं पर रहता है, ऐसा नहीं अभी यहाँ पर है, ठीक है, फिर बाद में यहाँ पहुँच जाए, तो ये कैसा होता है, स्थायी होता है। और कह रहा है इसके द्वारा अपच भोजन तथा अन्य उत्सर्जित शरीर से उत्सर्जित किए जाते हैं, ठीक है, अपच भोजन यानी कि जो भोजन पचता नहीं है वो भी शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है भाई, पिछले सिरे के समीप कोशिका मुख के ठीक नीचे, जहाँ पर कोशिका का मुख होता है, ठीक है, ऐसे मान लो हमने ऐसी संरचना बनाई थी, यहाँ पर क्या है, कोशिका का ये मुख है, ठीक है, उसके ठीक नीचे यहाँ पर एक छोटी सी संरचना होती है, ठीक है, तंतुवक में जल त्यागते समय एक अतिसूक्ष्म छिद्र दिखाई देने लगता है, यह कोशिका गुदा या साइटोपाइज, ठीक है, या फिर कोशिका गुदा लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार ही आप लिख देना, कहलाता है। ये एक स्थायी छिद्र होता है, ठीक है, यहीं से वाटर आपका बाहर निकल जाता है, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है वो भी आपका यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। कह रहा है इसके द्वारा अपच भोजन तथा अन्य उत्सर्जित शरीर से उत्सर्जित किए जाते हैं। अमीबा तथा यूग्लिना में साइटोपाइज नहीं पाया जाता है, ठीक है, अमीबा और यूग्लिना, ठीक है, अमीबा और यूग्लिना इनमें जो है साइटोपाइज या छोटा सा छिद्र इस तरह का नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या ये आपका 7 पॉइंट था, जिसे हम कोशिका गुहा या साइटोपाइज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें आपको लिखना है इसके आगे, ठीक है, जहां से बंद किया वहीं से आगे लिखना है, स्थान पर तैरता रहता है, ठीक है,
साइटोपाज नहीं होता है। ये हटाओ, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। मुख खांच के पक्षमाव की, ठीक है, अविरत गति, अविरत गति द्वारा, ठीक है, जल का धारा उत्पन्न करता है, ठीक है। कहाँ? मुख खांच के पक्षमाव की अविरत गति द्वारा जल की धारा को क्या करता है? ये उत्पन्न करता है, जो भोजन के कणों के कोशिका मुख या साइटोस्टोम, ठीक है, की ओर ले जाती है, ठीक है, जहाँ से कोशिका ग्रसनी में पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात कर रहा है अभी? जो आपका मुख गुहा है, ठीक है, उसके आसपास जो भी आपके सीलिया होते हैं या सीलिया होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम पक्षमा भी कहते हैं, वो क्या करते हैं? भोजन के कणों को कोशिका मुख या साइटोस्टोम की ओर ले जाते हैं। यहाँ से जो भोजन होता है वो कोशिका ग्रसनी में पहुंच जाता है, ठीक है। कोशिका ग्रसनी के पेनिकुलस तथा क्वाडुलस रोमक भोजन के कणों में भोजन के कणों से गोल गेंद सी बनाते हैं, ठीक है। अब ये इसमें जो भोजन के कण जाएंगे वो किस में बदल जाएंगे? गोल गेंद जैसी संरचना बना लेते हैं। ये पिंड ग्रसनी के सिरे, पिछले सिरे से एक खाद्य रिक्तिका जिसे हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं के रूप में अलग होकर कोशिका द्रव्य में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसी फूड वैक्यूल से ये अलग हो जाते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में बाहर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका भोजन चक्र, ठीक है। चलो, इसकी अगर हम बात करें, जैसे मुख गुहा आपकी ये है यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या करेगा? भोजन यहाँ से आपका एंटर करेगा, ठीक है। ये जो आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं? ये भोजन के हैं, ठीक है। ये फूड पार्टिकल्स हैं, किसके हैं? फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये अंदर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। इनको कौन धक्का देगा? सीलिया, ठीक है। सीलिया इनको कहाँ करेगा? अंदर, ठीक है। मुख गुहा की ओर क्या करेगा? धक्का देगा, और ये कहाँ पहुँच जाएंगे? ये मुख गुहा में पहुँच जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो फूड पार्टिकल्स थे वो एक गोल गेंद के आकार में बदल जाएंगे। उसके बाद ये कहाँ? यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जो लिखा है साइटोस्टोम, इससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। ये फूड वैक्यूल्स आ गया, ठीक है। ये फूड वैक्यूल्स क्या करता है? थोड़ा सा मतलब जगह देता है, छिद्र जैसा बना देता है। उसके बाद जो भी पचा हुआ भोजन था जो गोल गेंद के रूप में कन्वर्ट हो गया था वो यहाँ से क्या करेगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका रिजेक्शन पार्टिकल, ठीक है, रिजेक्टेड पार्टिकल। ये ऐसा भोजन होता है जो रिजेक्ट कर दिया जाता है या पचता नहीं है, ठीक है, वो पुनः ऊपर वापस आ जाता है, ठीक है। बाकी ये आपका क्या? ओरल ग्रुप है, ठीक है। ये पूरा क्या है? आपका ओरल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ से आपका फूड क्या करता है? एंटर कर जाता है। ये वाटर करंट है, ठीक है। ये क्या है? आपका जल धारा, ठीक है। इसी धारा के द्वारा जो है फूड आपका अंदर चला जाता है। देखो यहाँ पर क्या है? एक साइकिल बना दी है। यहाँ से क्या आएगा? जो आपका वेस्टी ट्यूब है, ये क्या है? पाथ ऑफ सर्कुलेशन फूड वैक्यूल्स है। तो इसमें फूड वैक्यूल्स, यहाँ से भोजन गया, वो क्या करेगा? यहाँ से इस स्टेप में जाएगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, 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 और ऐसे ऐसे करते करते ये फूड क्या होता है? पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका साइटोपाइज होता है या साइटोपाइज, ठीक है, या हम जैसे गुदा कहते हैं, ठीक है, एनएस कहते हैं, इसके थ्रू ये क्या होता है? यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और लिखा है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो यहाँ से अपचा भोजन और जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो भी यहाँ से आपके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फूड साइकिल, ठीक है। पैरामीशियम में जीवद्रव्य भ्रमण या पैरामीशियम के मुख गुहिका में खींची गई जलधारा के साथ भोजन, ठीक है। इसके बाद में आपको लिखना है पाचन क्रिया, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा रह गया, क्या हुआ? में पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू है, ठीक है। पहुंच जाते हैं। अब कह रहे हैं एक खाद्यान्नी बनने के उपरांत, यानी कि जो खाद्यधानी होती है, फूड व्हीकल्स होती है, उसके बनने के बाद दूसरी खाद्यान्नी का बनना भोजन की आपूर्ति तथा भोजन ग्रहण करने की दर पर निर्भर करता है, ठीक है। भोजन की आपूर्ति मतलब कितना भोजन मिल रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि दूसरी खाद्यान्नी बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि भोजन की आपूर्ति कैसी है। अगर कम है तो अगली खाद्यान्नी नहीं बनेगी, और अगर ज़्यादा है तो अगली खाद्यान्नी क्या हो जाएगी? खुद से बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद लिखना है आपको डाइजेशन, ठीक है, पाचन, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये हेडिंग आपने जरूर लिखनी है, पाचन। कह रहा है प्रत्येक खाद्यान्नी के भीतर भोजन कणों के चारों ओर जल की एक परत होती है, ठीक है। जो भोजन के कण अंदर पहुंच जाते हैं उसके चारों ओर क्या बन जाता है? एक जल की
चक्कर, ठीक है, या वाटर लेयर बन जाती है। इस प्रकार की बनी हुई खाद्यान्नी कोशिका द्रव्य की धारा गति के कारण एक निश्चित पथ पर शरीर में चारों ओर घूमती है, ठीक है, जैसे अभी आपने देखा था ये वाला, ये, ठीक है। तो क्या होता है, एक निश्चित पथ पर शरीर में चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है। कह रहा खाद्यान्नी का चक्कर एंडोप्लाज्म की मंद धारावाही गति के कारण होता है, ठीक है। खाद्यान्नी का जो चक्कर होता है वो उसके किसके कारण होता है, एंडोप्लाज्म जो उसके अंदर भरा रहता है उसकी गति क्या, उसके आधार पर होता है, ठीक है। अब कह रहा है खाद्यान्नी की यह गति जीवद्रव्य भ्रमण या साइक्लोसिस कहलाती है। तो ये जो गति होती है खाद्यान्नी की उसे हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य भ्रमण कहते हैं या साइक्लोसिस कहते हैं, ठीक है। कह रहा कोशिका ग्रसनी से अलग होने पर खाद्यान्नी पहले शरीर से पिछले सिरे की ओर आती है। तो जो कोशिका ग्रसनी से जब अलग होगी खाद्यान्नी, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगी, पहले शरीर के पिछले सिरे की ओर जाएगी, ठीक है। उसके बाद यह पृष्ठ तल के साथ आगे की ओर बढ़ती है। पहले कहाँ जाएगी, मान लो यहाँ पर अगर ये खाद्यान्नी यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से ये पिछला सिरा है, तो यहाँ से निकलकर पहले यहाँ जाएगी, फिर इधर ऐसे ऐसे बढ़ती हुई आगे की ओर चली जाएगी, ठीक है। जहाँ से पुनः अधर तल के साथ मुख गुहा की ओर चलती है और फिर से वापस कहाँ जाती है, मुख गुहा की ओर जाती है, ठीक है। कह रहा भोजन का पाचन खाद्यान्नी के भीतर होता है, कहाँ होता है, खाद्यान्नी के भीतर होता है, तथा अंतर्द्रव्य द्वारा पाचक रस खाद्यान्नी में डाले जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ पाचक रस बनते हैं जो खाद्यान्नी में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है खाद्यान्नी माध्यम पहले अम्लीय होता है और बाद में कैसा हो जाता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो हमारा खाद्यान्नी माध्यम होता है या फूड वैक्यूल्स का जो मीडियम होता है वो पहले कैसा होता है, एसिडिक होता है, बाद में कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है, ठीक है, या बेसिक हो जाता है। कह रहा है पैरामीशियम में प्रोटीन तथा वसा का पाचन होता है। इसमें प्रोटीन और वसा दोनों भी पच जाते हैं। पचा हुआ भोजन जीव द्रव्य में मिल जाता है, ठीक है। अब जो भोजन पच गया वो कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में जीव द्रव्य में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखना है बहिक्षेपण, ठीक है। क्या लिखना है आपको, बहिक्षेपण, ठीक है। चलो बहिक्षेपण ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो हमें ये नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अच्छा, बहिक्षेपण जिसे हम क्या कहते हैं, इजेक्शन कहते हैं, मतलब कि जो भी खाया पिया था, ठीक है, पैरामीशियम के अंदर जो भी पार्टिकल्स गए थे फूड के वो पच गए हैं, पचने के बाद, ठीक है, उनका क्या होगा, शरीर से वो बाहर निकलेंगे, ठीक है, शरीर से बाहर निकलना। तो बहिक्षेपण के बारे में अगर हम बात करें, इजेक्शन, ठीक है, ये क्या होता है, कह रहा भोजन के पाचन एवं अवशोषण के साथ साथ खाद्यधानी, ठीक है, जो फूड वैक्यूल्स होती है आकार में छोटी हो जाती है। कैसी हो जाएगी, छोटी। मान लो ये खाद्यान्नी पहले बड़ी थी, इसमें फूड पार्टिकल्स थे, जैसे जैसे ये भोजन पचता जाएगा, ठीक है, उसका आकार भी कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अंत में भोजन का बिना पचा भाग एक निश्चित गुदा बिंदु, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनल स्पॉट, ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है, इसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, शरीर द्वारा कोशिका गुदा, ठीक है, या एनल स्पॉट या गुदा बिंदु द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। सॉरी, नॉन कोऑर्डिनेटा, ठीक है, यूनिट है आपकी नॉन कोऑर्डिनेटा। तो इसमें हमने सबसे पहले प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतना ही अगर आप लिख देंगे तो अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, फुल नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बीएससी थर्ड ईयर, ठीक है, सेमेस्टर आपका कौन सा है, 5th वाला, पेपर आपका फर्स्ट है, ठीक है, जूलॉजी में, ठीक है। तो इतना आपने पढ़ लेना है, ठीक है, आपका काम हो जाएगा 100%, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक भी दबा